संतोष कुमार और आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं उसका नाम है कुमार बिंदेश्वर सिंह। इन्होंने अपना पूरा जीवन आंदोलनों में बिता दिया और जवानी के महत्वपूर्ण समय आंदोलनों को दिया है। इनका पूरा जीवन इसी में समर्पित है और वर्तमान समय में आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर बिहार सरकार और भारत सरकार के समक्ष इसको रख रहे हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि क्या है आंगनबाड़ी की समस्या और उसके समाधान के लिए क्या इनके पास हैं रास्ते। तो आइए आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद यूथ एजेंडा लाइव पर आमंत्रित करने के लिए भाई संतोष जी को, और हम इस चैनल को भी बधाई देते हैं कि आपने अवसर दिया। पहले भी आपने अवसर दिया था और आपके द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को की जो पीड़ा है उस पीड़ा को आप समझ रहे हैं और आपके द्वारा भी यह प्रयास हो रहा है कि यूनियन के तरफ से, सेविका सहायिका के तरफ से जो आंदोलन हो रहा है उस समस्या को, उनके संघर्ष को, उनके आवाज़ को राज्य सरकार तक और केंद्र सरकार तक पहुंचाने का और देश दुनिया में मैसेज देने का आप प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पुनः आपको हम 1 लाख सेविका और 1 लाख सहायिका बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की ओर से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। चाहते हैं कि हमारे दर्शक ये जाने कि कुमार बिंदेश्वर सिंह आंगनबाड़ी आंदोलन से कैसे जुड़े। देखिए, आंगनबाड़ी आंदोलन से जुड़ने के पहले हम किसान और खेत मजदूरों के आंदोलन को देखरेख कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे और कई संघर्षों में हमने योगदान दिया है। लेकिन हम याद करते हैं उस दिन में जब किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ते वक्त हमारे साथी एक सच्चिदानंद सिंह जो किसान के नेता थे, उनके यहाँ जाने का मुझे मौका मिलता था। हम लोग टीम बना करके जाते थे और एक उनकी पत्नी आंगनबाड़ी सेविका थी। जब भी खाना खिलाती थी, नाश्ता कराती थी, पानी पिलाती थी, तो एक बात ज़रूर बोल देती थी कि सबके बिंदेश्वर जी आप आंदोलन करते हैं, समस्या के लिए लड़ते हैं, टाल योजना के लिए लड़े, इस फतुहा इस्लामपुर लाइट रेलवे के लिए लड़े, किसान के लिए अलग से लड़ते हैं, न्यूनतम मजदूरी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वृद्धा पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इंदिरा आवास के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो विभिन्न तरह के लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग मजदूर से भी बदतर हैं, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में काम करते हैं। हमको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है, जो खेत मजदूरों के लिए दे है उसके समान भी मानदेय नहीं मिलता है, मजदूरी भी नहीं मिलता है। 4 घंटा कहने के लिए काम है, सरकार ने जो निर्धारित किया है समय का, लेकिन इतना काम लिया जाता है कि 12 घंटा में भी पूरा करना संभव नहीं है। इस तरह से हम लोग खुद शोषित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। आज़ाद देश में गुलाम की तरह ज़िंदगी जी करके काम कर रहे हैं। 24 घंटा टेंशन बना रहता है, ज़बरदस्ती काम लिया जाता है, हम लोग को डरा धमका करके काम लिया जाता है। यह कहा जाता है किसी काम के लिए कि आप काम नहीं करेंगे तो चयन आपका रद्द हो जाएगा। इस तरह का बिहेव किया जाता है। हम लोग उस डर से काम करने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत सारा काम जो ICDS के 6 संदर्भ सेवा है उससे अलहदा भी राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित, केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित विभिन्न तरह के सामाजिक काम में लगाया जाता है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो काम होता था पहले, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो काम पहले लिया जाता था, जो नर्स काम करती थी, जो टीचर काम करते थे, वो सब काम, सर्वे का काम भी, सारा तरह का काम हम लोगों से लिया जाता है और उसके बदले में कोई पारिश्रमिक, कोई मुआवजा, किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। आप आंगनबाड़ी से सीधे रूप से नहीं जुड़े, लेकिन आपने आंगनबाड़ी की समस्या को क्यों उठाने का सोचा? क्या आपको ऐसा लगा कि उठाना चाहिए? ये लगा कि एक खेत मजदूर जो समाज में सबसे निचला तबका है, जिसकी आबादी करोड़ों में है,
आधे से अधिक इस देश का जनसंख्या खेत मजदूर के रूप में है। और हम जब इनके समस्या को सुना तो हमको लगा कि खेत मजदूर तो दिन भर काम करता है, शाम को मजदूरी मिल जाती है, लेकिन इनका तो वो भी नहीं है। इनसे काम लिया जाता है, अब मजदूरी का तो कोई नाम नहीं है। आज तो कम से कम सालों 2 बरस पर बात होता है, 2-2 साल 4-4 साल इनका मानदेय नहीं मिलता था। ये परिस्थिति बनी हुई थी। आंगनबाड़ी आंदोलन जो है उसकी आपने इससे कब जुड़ा, मतलब वो ईयर कौन सा था, कौन साल में आपने? 90 के साल में जुड़े और उस समय से हम इसकी शुरुआत किया। हम सेंटर गए, सेविकाओं से सहायिकाओं से मिलने जुलने का काम किया, उनके समस्या से रूबरू होकर अवगत हुए और तब लगा कि नहीं, यहाँ बहुत बड़ा शोषण है, ये सरकार के नाम पर ये जो है चीट किया जा रहा है इनके साथ। और की शुरुआत तो 1975 में हुई थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसको शुरू किया। जी, तो आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरू तो कर दिया लेकिन इनको एक मजदूर बनाकर छोड़ दिया? मजदूर भी बना करके नहीं छोड़ा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इनको अगर आज भी मजदूर का दर्जा दे दिया जाए तो कई तरह का बेनिफिट आज भी बढ़ जाएगा। हम लोग 96 में एक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हार गए। वो मुकदमा इसलिए हार गए कि अब लग रहा था वो कर्नाटक ट्रिब्यूनल का एक डिसीजन था। कर्नाटक ट्रिब्यूनल में हमारी यूनियन गई हुई थी वहाँ, जहाँ एक पक्ष कोर्ट का, दूसरे पक्ष सरकार का और तीसरा पक्ष जो आवेदक होता है संगठन का, उनका था कि हमको सरकार के नियमानुकूल हमको मजदूरी, मानदेय, वेतन नहीं मिल रहा है। कर्नाटक ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया था कि वो 96 का ही डिसीजन था, वो 96 का डिसीजन था, वो 26 पन्ने का ऑर्डर था कर्नाटक ट्रिब्यूनल का। उस फैसले का अंतिम सार यही था कि आंगनवाड़ी सेविका, सार नहीं, वो शब्द जो है रिटेन में मैं वो बोल रहा हूँ कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए सेविका को क्लास 3 और सहायिका को क्लास 4 के रूप में समायोजित किया जाए। तो उस ट्रिब्यूनल के फैसले को सरकार ने नहीं माना। वो उस ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध जो है कर्नाटक की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन 2000 में 4 साल उन्होंने भी अटकाया, समय काटा और 2000 में उसको खारिज कर दिया। सिर्फ यह कहते हुए हमारे डिमांड को सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ यह कह कर करके उस फैसले को खारिज कर दिया कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सिर्फ 4 घंटे की मुलाजिम है। तो ये तो पहले मजदूर ही जब नहीं है तो ये कर्मचारी कैसे हो सकते हैं? आप कहना और जब कर्मचारी नहीं है तो वेतन कैसे इनको मिलेगा? आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार इनसे काम तो ले रही थी लेकिन उसको मजदूर का दर्जा नहीं देने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। निश्चित ICDS के निर्माण के समय ही, जब ICDS का ढांचा बन रहा था, तो उस ढांचा बनने के समय ही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के साथ चिट किया गया, धोखा दिया गया। आप सोच सकते हैं, हम सवाल करते हैं कि अगर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को माइनस कर दीजिए, किसी की औकात है? हमारे माननीय नीतीश बाबू, और नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो ICDS को सरजमीन पर लागू करा दे उसके प्रोजेक्ट को। तो मुख्य जो सेना है, मुख्य जो सिपाही है, वो पेट खाली है, उसके लिए कुछ नहीं। अब बाकी आश्चर्य आपको होगा कि एक चपरासी से लेकर करके सुपरवाइजर, क्लर्क, किरानी, नाजिर बाबू, बड़ा बाबू, CDPO, DPO, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये ICDS का जो ढांचा है, ये सारे लोग सरकारी कर्मचारी हैं।
वाह। आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार द्वारा जो ये ढांचा तैयार किया गया उस ढांचे में ही शोषण की व्यवस्था। हाँ, उसी ढांचे के समय जो है ये तय कर दिया गया। और ये लगता है कि ये जो भी सरकार है उसकी नियति बन गई है कि कमाए लंगोटी वाला या खाए टोपी वाला। काम करती है ये, 2 बूंद जिंदगी के पिलाती है आंगनबाड़ी सेविका, उसको मिलता है 75 रुपया। और 2 बूंद बोलने का अमिताभ बच्चन जी को मिलता है, 2 बूंद बोलने का अमिताभ बच्चन जी को मिलता है 75 लाख रुपया, ये 2 सेकंड में। आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार जो है इसके प्रचार प्रसार पर तो पैसे खर्च करती है, लेकिन जो मुख्य सेना है जिसको सरजमीन पे लागू करती है उसके प्रति उनका व्यवहार दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण है, पूरे दोषपूर्ण है। एग्जैक्ट, सही समझा आपने। तो सर ये जो समस्या है पूरे भारत में कितनी संख्या है आंगनबाड़ी की? पूरे भारत में 28 लाख है। और बिहार में 1,14,000। तो 1,14,000 और 28 लाख की संख्या को सरकार इग्नोर करके चल रही है। इग्नोर करके चल रही है। और यहाँ 100% महिलाएं, 100% महिलाएं। केंद्र सरकार की एक नीति है कि महिला पढ़ाओ देश बचाओ, और बिहार में भी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और आधी आबादी के साथ हम न्याय करना चाहते हैं। आपको आश्चर्य होगा संतोष बाबू, 2011 का समय आपको बताना चाहते हैं और 2010 का, जब केंद्र में संपर्क की सरकार थी और संपर्क की अध्यक्ष थी श्रीमती सोनिया गांधी जी। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के स्पीकर मीरा कुमार थी, राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और समाज बाल विकास मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी थी। हमने डेलीगेशन लेकर के उन लोगों से मिला और कहा कि आप संविधान की चोटी पर बैठी हैं, आप महिला हैं और आपके नीचे ये लाखों महिलाएं कार्यरत हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। इनके साथ जो है भारत के संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है। इनको न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं मिलता। ये सरकारी कर्मचारी से अधिक काम करती हैं, फिर भी इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात तो दूर, खेत मजदूरों को मिलने वाले न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय राशि नहीं दिया जाता, जो भारत के संविधान का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का और मानव अधिकार का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। मजदूरों की समस्या को लेकर आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कई बार गए हैं, वो कौन कौन से देश है जहाँ पर आपने यात्रा की और इनकी समस्याओं को रखा? हमको वियतनाम की राजधानी हनोई जाने का मौका मिला और दूसरी बार जहां 125 देश के लोग जुड़े थे, हवाना में, वहां जाने का मौका मिला, क्यूबा की राजधानी हवाना में। और वहां भी हम जो समस्या है मजदूर वर्ग का, कर्मचारियों का, आंगनबाड़ी का, इनकी समस्याओं को वहाँ पर भी उठाने का काम किया। अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आंगनबाड़ी की समस्याओं को उठाया, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो कि आप बिहार में रहते हैं जिसमें केंद्र और राज्य की मिली जुली सरकार चल रही है, जिसको डबल इंजन की सरकार करें, उसके बावजूद भी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? नहीं, उस सरकार की नीति दोषी है। सरकार का जो मैनिफेस्टो है वो सरकार चाहती नहीं है। सरकार तो अब उल्टी दिशा में शुरू हो गया। जो जिस मांग को लेकर करके जो अंग्रेजी राज में था, हमारे एटक के बैनर तले 1920 से लड़ाई चल रही है, 1920 से। और तब जो है मजदूर वर्ग के लिए कानून बना। ये जो आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो श्रम कानून के तहत हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट बना हुआ है, उसके तहत हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसको माननीय मोदी जी अब समाप्त करना चाहते हैं। श्रमिकों के लिए इस देश में 46 कानून बने हुए हैं और सबको समाप्त कर करके 4 कानून में ला करके
वो ख़त्म करना चाहते हैं। आप कहना ये चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है उसकी नीयत मजदूरों के हित में नहीं है? नहीं है, ये तो कॉरपोरेट घराना के पक्ष में खुल करके काम हो रहा है। पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है, अब प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है। ये तो सरकार ही जो है ये कॉरपोरेट की है। धीरू भाई अंबानी के बेटा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, रोमानिया, मफतलाल, थापर, किर्लोस्कर, सिंघानिया जैसे जो कॉरपोरेट घराना है उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। और किसान, मजदूर, शिक्षक, कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिड डे मील वर्कर, आशा वर्कर, ये जो जितने भी श्रमिक वर्ग हैं जो देश दुनिया के निर्माण कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब हमारे राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जब जाते हैं तो गर्व से बोलते हैं कि हमारे यहाँ जच्चा और बच्चा का जो है मृत्यु दर में कमी आ गया है, पल्स पोलियो का उन्मूलन हो गया है। यह राष्ट्राध्यक्ष महोदय का कोई योगदान नहीं है। यह योगदान अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आशा वर्कर, इन लोगों का श्रेय जाता है कि पूरे दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का, गौरवान्वित करने का काम किया। लेकिन उनके साथ भी सरकार की नीति सही नहीं है। इन्हें न्यूनतम मजदूरी के समान भी मानदेय नहीं दिया जाता। आप कहना ये चाहते हैं कि जो लोग सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, सरकार उनकी अनदेखी कर रही है? निश्चित। अभी जो वर्तमान में व्यवस्था चल रही है उसके अनुसार आपको क्या बिहार के सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आंगनबाड़ी के लिए? बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि आपने 2015 में 25% दिया था। हम कोरोना की अवधि को देखते हुए, कोरोना जैसे ही वैश्विक महामारी की समस्या को देखते हुए हम सिर्फ छोटा सा डिमांड कर रहे हैं बिहार सरकार से कि जो 2017 में 25 से 50% का समझौता हुआ था उसी को है जो कि लागू कर दें, इतना ही काफ़ी है। अभी जो वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अगर वो सरकार आपकी बातों को अनदेखा कर देती है तो उसके बाद आपके पास कौन से रास्ते? हम लोग तो नारा दे दिया है कि जो आंगनबाड़ी की बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। अगर नीतीश बाबू हमारे मांग को नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर बिहार में भी झारखंड जैसी स्थिति होगा। झारखंड में आप देखे होंगे संतोष बाबू, हमारी आंगनबाड़ी बहनों को पुलिस उस तरह से पीट रही थी जिस तरह से इनकी पुलिस क्रिमिनल को नहीं पीटता है, दारू बेचने वाले को नहीं पीटता है, दारू बेचवाने वाले को नहीं पीटता है, उस तरह से पीटने का काम किया था। उस समय भी हम लोगों ने आह्वान किया था कि यह निर्मम निरंकुश जो सरकार है, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, इस सरकार को बदलना होगा। और झारखंड में ये आंगनवाड़ी का आह्वान जो है ये सारे लोग सुने और उलट दिया सरकार को और उनको विदा कर दिया। अगर यही हालत रहा तो बिहार की भी जो सरकार है यह भी विदा होगी। आंगनबाड़ी संकल्पित है कि हमारा मांग अगर नहीं मिला, हमारा मांग ये जो 17 सूत्री मांग है इसमें कुछ भी अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में अगर बढ़ोतरी नहीं हुई और जो संविधान के अनुकूल हमारा डिमांड है वो पूरा नहीं हुआ तो हम बिहार सरकार को भी बदलने का काम करेंगे। और आंगनवाड़ी को यह समझे सरकार, ये जो जात के और धर्म के नाम पर वोट लेकर करके और गद्दी पर जाना चाहते हैं, कर्मचारियों को अवहेलना कर रहे हैं, आंगनवाड़ियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो समझ लें कि एक आंगनवाड़ी सेविका 99 लाभार्थी के परिवार को वो अपने कंट्रोल में रखती है, उसका भरण पोषण करती है, देखभाल करती है। वो सब मतलब एक आंगनबाड़ी केंद्र में 500 परिवार समझ लीजिए, एक परिवार में 5 आदमी तब 500 वोट के मालिक, एक गांव में 500, तो आप जोड़ लीजिए कि एक प्रखंड में कहीं 300, कहीं 400, कहीं 500 आंगनबाड़ी केंद्र है।
आंगनवाड़ी खुद इतनी ताकत में है कि जिसके पल्ला पर बैठ जाएगी उसको जिता देगी, जिसके पल्ला से हट जाएगी वो हार जाएगा। इतने ताकत में आंगनवाड़ी सेविका है। आंगनबाड़ी सेविकाओं का एक और डिमांड आता है कि उनको जो तृतीय स्तर के चुनाव है उसमें भाग लेने का मौका नहीं दिया जाता है। क्या आप इस मांग से नहीं, ये तो बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन का पुराना डिमांड है और 2017 में जो अभी वर्तमान में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग के अतुल प्रसाद जी हैं, उनसे 7 मांगों पर समझौता हुआ था। 3 मांग लागू हुआ और 4 मांग जो लागू नहीं हुआ उसमें 1 मांग यह भी शामिल है। हमने उनको कहा था कि जब तक आंगनवाड़ी सेविका सहायिका सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं करती तब तक आप चुनाव लड़ने से वंचित क्यों कर रहे हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि वॉलेंटियर हैं, सरकार के पैसा का सवाल है, प्रोफेसर सरकार के पैसा नहीं लेते क्या? और दूसरे लोग बहुत से हैं लेकिन वो चुनाव लड़ सकते हैं, आंगनवाड़ी क्यों नहीं लड़ सकती? प्रोफेसर को 1 लाख, 1.25 लाख का 1.5 लाख वेतन है, इनको जिनको न्यूनतम मजदूरी के समान भी पैसा नहीं मिलता। आप कहना ये चाहते हैं कि सरकार को भी इन लोगों को चुनाव लड़ने का आज़ादी देना चाहिए। वो सरकार गलत कर रही है, इनके अधिकार का हनन कर रही है। आंगनबाड़ी की एक और समस्या है कि इनको पद मुक्ति के बाद कुछ किसी प्रकार का पेंशन का व्यवस्था नहीं है, तो क्या आप ये मांग कर रहे हैं? नहीं, हमारे 17 सूत्री मांग में वो शामिल है कि रिटायरमेंट लेने के बाद जो है कम से कम 10 लाख रुपया एक मुश्त दिया जाए, नहीं तो 10,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में दिया जाए। सरकार ने इस दिशा में कुछ पहल की है? अभी इस दिशा में कोई पहल नहीं है। अभी जो वर्तमान में सरकार का चल रहा है, जैसे बाढ़ आया, कोरोना काल में भी बहुत तरह का संकट आया, तो ऐसी स्थिति में आप लोग का आंदोलन भी प्रभावित हुआ होगा? निश्चित तौर पर प्रभावित हुआ। हम तो 20 मार्च को ही आंदोलन का शंखनाद कर दिया था और ठीक उसी समय 22 से वो लॉकडाउन चालू हुआ। उस परिस्थिति में हमको आंदोलन को रोकना पड़ा। अब तो इलेक्शन आ गया, मजबूरी हो गई, नहीं तो फिर 5 साल आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएँ या अन्य कर्मचारी सफ़र करेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब ही वोट लेके गद्दी पर चल जाएंगे तो फिर कुछ नहीं करेंगे। सर, चुनाव होने वाले हैं लेकिन सरकार ने तो किसी प्रकार के आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में आपकी रणनीति क्या हो? उनके रोक लगाने से सब कुछ नहीं हो सकता है। हमसे अगर पूछिए तो हम तो यह भी बोलते हैं कि अब तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने उस तरह के लोगों को बैठा दिए हैं कि वहाँ भी मजदूर विरोधी, श्रमिक विरोधी और कर्मचारी विरोधी ही नहीं, संविधान विरोधी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं। ये इनके ऑर्डर से नहीं चलेगा। भारत का संविधान में ये फंडामेंटल राइट है हमारा, हम हक मांगने का, अधिकार मांगने का, आंदोलन करने का। वो अगर रोक रहे हैं तो हिटलरशाही है और इस हिटलरशाही का हम कड़ा निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और अगर इससे भी नहीं सुनेंगे तब हालत तो वही होगा जो हिटलर का हुआ था, वही हालत चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हिटलर जैसा ही होने वाला है। कोरोना काल में अगर आप आंदोलन करेंगे तो सरकार आपको जेल भी तो भेज सकती है। उसके लिए क्या चिंता है? भगत सिंह तो फांसियों पर लटक गए थे, जेल तो हम दर्जनों बार गए हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। हम वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास के लड़ाई लड़े 1983 में। जगन्नाथ मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे तो हम उस दिन तक जेल में थे जिस दिन हमारी शादी थी, और उस दिन तक जेल में थे। कहाँ डर करके भाग गए? हम कहा ना निकलेंगे तो ना होगा बिया, फिर बाद में होगा, लेकिन आंदोलन तो रोज रोज नहीं होगा। हम लड़ाई लड़े, काहे मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे? जेल तो ऐसे भी दर्जनों मुकदमा, हम पटना में जितना आंदोलन किया है 2-4 मुकदमा दर्ज होता है। आंगनबाड़ी से संबंधित हमारे पास दर्जनों मुकदमा है, तो कहाँ हम रुके हुए हैं? आंगनबाड़ी आंदोलन में जब आप उतरेंगे सर, आपके अलावा आपके जो सेकंड लाइन में लोग हैं उन लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा, जो ज़्यादातर उसमें महिलाएं हैं। हाँ, तो महिला, हम वो 83 में भी जब हम आंदोलन में गए थे ना, तो हमारा सिंगल यूनिट फतुहा का था। 246 में 46 लोग महिलाएं ही थी और उसमें 1 दर्जन लोग पति पत्नी साथ में थे।
आप कहना चाहते हैं कि आपके जो महिला नेतृत्व है वो जेल जाने के लिए तैयार है? तैयार है जेल जाने के लिए। हम तो विधानसभा का घेराव किया था, ये सब रेले जाम कर देती है, वहां तक कंट्रोल करना पड़ता है। ये महिला थोड़े, ये सब झांसी की रानी है, ये सब झांसी की रानी है। इनको तो हम लोग संगठन में, अनुशासन में बांध करके रखते हैं और नहीं चाहते हैं कि हाँ भाई देश में शांति भंग नहीं हो। आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जो भी रणनीति हो, चाहे जो भी नियम कानून हो, अगर आपके डिमांड को नहीं माना गया तो आप आंदोलन के लिए उतरेंगे, चाहे कानून उसका इजाज़त दे अथवा नहीं दे? नहीं, कानून से अवैध कानून बना करके, मनचाहा कानून बना करके अगर आंदोलन को रोकना चाहेंगे तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम संवैधानिक रूप से आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। कोरोना काल में सर चुनाव तो हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए आंदोलन को हम आदेश नहीं दे सकते। हम लोगों ने आदेश किया है, जो आह्वान किया है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आंदोलन बखूबी कर रही है। हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ये पूर्णतः नियम और कानून के तहत काम कर रही है, कोई अवैध काम नहीं कर रही है, कोई गलत काम नहीं कर रही है। अभी सर हड़ताल आप लोग का चल रहा है? जी, 31 अगस्त से शुरू हुआ है और जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये हड़ताल कितना लंबा जाएगा? जहाँ तक जाए। आपको नहीं लगता कि इसमें जो काम कर रही है आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो गरीब है, उनको वेतन नहीं मिलेगा तो उनके जीविकोपार्जन पर फर्क पड़ेगा? आप जान लीजिए संतोष बाबू कि पेट में जब आग लगता है ना तो दुनिया में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है। भूख जो है ये बहुत बड़ा आग है पेट के लिए, ये समझने की ज़रूरत है। हड़ताल के दौरान तो सर उनको वेतन भी नहीं मिलेगा और हो सकता है सरकार अगर गुस्सा में आ गई तो उनका वेतन भी काट सकती है, कुछ लोगों को चयन मुक्त भी किया सकता है। ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? उससे भी संगठन से निपटेंगे। हम संगठन से निपटते रहे हैं। परवीन अमानुल्लाह जी मंत्री थी, 12 से 14 हज़ार सेविका सहायिका को चयन रद्द कर दिए थे, हम तो निपटे। हमने उस समय भी उनको कहा था कि प्रवीण जी आपको जितना चयन रद्द करना है कर दीजिए, हम यूनियन में दम होगा तो हम लोग उसको कुर्सी पर बैठा देंगे सेविका सहायिका के। लेकिन जिस दिन आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आपका चयन रद्द करेगी तब पटना बेली रोड में झाड़ू देने के लिए भी आपको जगह नहीं मिलेगा। और वो हो गया। ये जान लीजिए कि गरीब के पेट पर जो लात मारता है उसको खुदा मियाँ भी बचाने के लिए तैयार नहीं होता है। और वही हुआ, बल्कि वो झाड़ुओं पर कर ली जा कर करके, झाड़ुए वाला पार्टी में चल गई। मैंने झाड़ू दे नहीं रही थी, झाड़ू के पार्टी में चली आम गई। आदमी पार्टी में चली गई जिनका सिंबल झाड़ू था। हाँ, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत नहीं सके ना, वह जीती के कैसे? हम लोग वहाँ जो है पटना में मीटिंग किया, पटना साहिब का, और मीटिंग कर करके सेविकाओं को आह्वान किया कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यही समय है आपको चयन रद्द करने का। और हमने आह्वान किया था कि इनको जमानत जब्त कर करके विदा कर दिया जाए, तभी आंगनबाड़ी का मान और सम्मान रहेगा। और हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को धन्यवाद देते हैं कि वो जमानत जब्त करके उनको विदा किया। अभी बिहार में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में जो सरकार है वही राज्य में भी सरकार है। ऐसी स्थिति में भी अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी का चयन रद्द कर देंगे? निश्चित। अभी तो अब आ ही रहा है। अब तो उन्हीं का, उस समय तो एगो मंत्री जी के खाली बात था ना, उस समय झगड़ा हमको पूरे से नहीं था, वो मंत्री जी से था और वो चयन रद्द के सवाल पर था। अभी तो सरकार से है, इसलिए सरकार का चयन रद्द होगा, इसमें कहाँ कोई दो राय है। आप कहना चाहते हैं कि एनडीए सरकार गिर जाएगी? गिर जाएगी नहीं, हमारा प्रयास होगा कि हम नहीं बनने देंगे। वो गारंटी हम कैसे ले सकते हैं कि एनडीए सरकार गिर जाएगी? हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, उनको जब हमारा मांग नहीं पूरा होगा तो निश्चित तौर पर हम वैसे दल को गद्दी पर लाने का प्रयास करेंगे जो आज नहीं तो कल भविष्य में हमारी मांग को पूरा करें। वर्तमान सरकार से वो उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? नहीं, अभी कुछ बात हुई है निदेशालय स्तर पर। 11
अगस्त को ही वर्चुअल मीटिंग बुलाया गया था। हम लोग संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 3 घटक के लोग हैं। तीनों घटक के उधर गीता जी जो CFTUI से हैं, यूसुफ भाई जो C2 से हैं, और मैं था। सहानुभूति पूर्वक बातचीत हुई, उसमें निदेशक के स्तर से जो है उधर असिस्टेंट डायरेक्टर पूनम मैम, सुगंधा शर्मा और भी लोग थे उधर सरकार के पक्ष से, और हम लोग संघर्ष समिति के पक्ष से थे। उसमें वित्त छोड़ करके अधिकांश मांगों पर निदेशक महोदय ने सहमति जताया, सहमति बन गई है, और उस आलोक में 3 मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई भी शुरू हो गई है, फाइल भी खुल गया है। इसलिए हम तो निदेशक महोदय को धन्यवाद देते हैं, और माननीय मंत्री महोदय जी के यहाँ से भी बुलाहट आया था। हम लोग अभी एक डेलीगेशन मिले हैं, और फाइनल देने के लिए संघर्ष समिति का गठन हो चुका है। उसमें 3 लोग हैं, जैसे गीता आंटी हैं, यूसुफ जी हैं, आप हैं। उसके बावजूद भी सरकार से आप संघर्ष करके वो चीज़ें मांग को पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। इसके पीछे कौन से कारण हैं? आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? नहीं, मांग पूरा नहीं करवाने के पीछे तो जिम्मेवार जो है वो तो सरकार की नीति है, सरकार का कार्य है, वो है, और इधर तो कुछ नहीं है। बाकी तो चट्टानी एकता बनी हुई है। हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है और सब सफल है, बल्कि ICDS के पदाधिकारियों के तरफ से बराबर धमकाया जाने लगा है, काम करो, ये करो, तुमको नहीं तो चयन रद्द कर देंगे, बाद में देख लेंगे। अभी तो यूनियन वाला बचावेगा, बाद में कौन बचावेगा। कहीं सुपरवाइज़र की धमकी है तो कहीं CDPO की धमकी है। इस तरह से वो चल रहा है, और सरकार एक लोभ भी अभी दे दिया। जो सरकार समझती है कि आंगनबाड़ी, वो बीच में ऐसा आया था कि DBT के माध्यम से लाभार्थियों को पोषाहार जा रहा था। DBT के माध्यम से जब लाभार्थियों को पोषाहार जा रहा है, उससे क्या आंगनबाड़ी को समस्या हो रही है? आंगनबाड़ी को कोई समस्या नहीं है। हमारी आंगनबाड़ी तो बेखौफ अब और निश्चिंत हो गई है। उससे डर और भय बना रहता था, पदाधिकारियों का दबाव बना रहता था। कितनों बांटती थी, तैयो झूठ के आरोप लगाया जाता था उन पर कि तुम नहीं बांटी है। केंद्र चला भी रही है तो कहा जाता है नहीं चलाई है। पोषाहार वितरण भी किया तो कह दिया नहीं। इसलिए DBT का तो संघर्ष समिति ने स्वागत किया है, हमने स्वागत किया, लेकिन वो आंगनबाड़ी सेविका को जो सरकार की नीति है कि उसी तरह के माहौल में रखना चाहते हैं कि DBT दे देंगे, फिर डरेगी, आंदोलन से भागेगी, लोभ में फंसेगी, वगैरह वगैरह। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों को।